सलाम, आज है 18 फरवरी 2026। ये है द ब्लू न्यूज़ रूम और मैं हूं अंबर शमसी। आज की हेडलाइंस: गजा बोर्ड ऑफ पीस, बेहाल हॉकी का अहवाल और वो रोबोट डॉग जिसने इंडिया को काट दिया। ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में पाकिस्तान की शमूलियत का ये फोरम फलस्तीनी रियासत और मुस्तकिल जंग बंदी का ख्वाब पूरा कर सकेगा? कौमी खेल का जनाजा: सिडनी एयरपोर्ट के फर्श पर दर बदर होते खिलाड़ी और पीएचएफ की बेहिसी, कब तक हॉकी का मुस्तकबिल कमेटियों की नजर होगा? एआई समिट की चकाचौंध में चीनी इजाद का चर्चा, क्या इंडिया का टेक्नोलॉजी फोरम महज एक कॉपी पेस्ट है? आज हम बात कर रहे हैं गजा बोर्ड ऑफ पीस की, एक ऐसा फोरम जो सिर्फ गजा का इम्तहान नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी इम्तहान है, और शायद सबसे ज़्यादा ये अमेरिका के नए वर्ल्ड ऑर्डर का इम्तहान है। वाशिंगटन में इस हफ्ते इस बोर्ड का पहला फॉर्मल इजलास हो रहा है। ये वो फोरम है जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट प्लान के तहत बनाया गया। मकसद: गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, रिकंस्ट्रक्शन और अबूरी हुकूमत। सवाल ये है, क्या ये वाकई अमन का नया मॉडल है या फिर एक नया जियोपॉलिटिकल क्लब? ये इजलास बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज है, क्योंकि इससे ये फैसला होगा कि क्या ये बोर्ड यूनाइटेड नेशंस को नज़रअंदाज करेगा या साथ चलेगा। क्या ये वाकई सीज़ फायर को इन्फोर्स करेगा, जबकि अक्टूबर 2025 के सीज़ फायर के बाद भी 600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक हमास ने खुद अपील की है कि बोर्ड इजराइल पर प्रेशर डालेगा कि एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जियाँ रोकी जाएं। अब ज़रा देखिए कि कौन इसमें है और कौन नहीं। फाउंडिंग मेंबर्स में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कुवैत जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक शामिल हैं। साथ ही हंगरी, अर्जेंटीना, एल साल्वाडोर, पैराग्वे जैसे राइट लीडिंग हुकूमतें भी हैं। इसराइल भी 11 फरवरी को ज्वाइन कर चुका है सिक्योरिटी ओवरसाइट के लिए। अमरीकी दफ्तर खारजा के एक साबिक मुशीर ने अल जजीरा को बोर्ड के अरकान के बारे में क्या कहा, सुनिए। अगर आप बोर्ड को देखें, कम से कम जिन्होंने साइन अप किया है, तो ये 3 जुमरों में तकसीम होता नजर आता है। एक, वो जो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं। दूसरा, वो जैसे इसराइल के वजीर आजम जो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हामी ही रहें। और तीसरा, कुछ आमिराना हुकूमतें जो आईनी, कानूनी या सियासी पाबंदियों से आज़ाद हैं। लेकिन फ्रांस, यूके, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन ने मना कर दिया। उनका कहना है कि बोर्ड का चार्टर यूनाइटेड नेशंस को अंडरमाइन करता है और चेयरमैन को ऑटोक्रेटिक पावर्स देता है। कनाडा का इनविटेशन तो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ही कर दिया जब उनके प्राइम मिनिस्टर ने मुआशी जबर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इंडिया और चाइना ने अभी तक ना ज्वाइन किया और ना ही मना किया। मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लॉडिया शाइनबाउम ने कहा कि मेक्सिको इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं कर रहा क्योंकि फ़लस्तीन को एक तस्लीम शुदा रियासत के तौर पर शामिल नहीं किया गया। तो ये एक डिवाइडेड ग्लोबल पिक्चर है। वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हिचकिचा रही है, रीजनल और आइडियोलॉजिकल एलाइज ऑन बोर्ड हैं, और बीच में पाकिस्तान ने 22 जनवरी 2026 को डेवोस में फाउंडिंग मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया। फॉरेन ऑफिस का कहना था कि ये डिसीजन परमानेंट सीज फायर और रिकंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने के लिए है। साथ ही एनालिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान ने ज्वाइन इसलिए भी किया ताकि पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एजेंडा पर फैसला साजी में हिस्सा ले। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन अवॉइड करना भी एक फैक्टर था। ट्रंप के कैंप में भी रहना है, लेकिन ये फैसला दो धारी तलवार है। ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर ने इस बोर्ड को राइट्स अब्यूजर्स इन चार्ज ऑफ ग्लोबल ऑर्डर करार दिया। और जब आप न्यूयॉर्क टाइम्स में थॉमस फ्रीडमैन का कॉलम पढ़ते हैं, जहां वो बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वेस्ट बैंक में डे फैक्टो एनेक्सेशन या अमली इल्हाक और नस्ल कुशी की तरफ जा रहा है, तो सवाल उठता है, अगर ग्राउंड पर पॉलिसीज अपार्थाइड जैसी लग रही हैं, तो क्या कोई बोर्ड उन्हें रिवर्स करने में दिलचस्पी रखता है? फ्रीडमैन लिखते हैं कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खौफ में उलझाकर इंटरनल इजरायली डेमोक्रेटिक इरोजन से नज़र हटा दी है। अगर ये सही है तो बोर्ड ऑफ पीस की बुनियादें ही कमज़ोर हैं, क्योंकि पॉलिटिकल विल के बगैर अमन की इमारत खड़ी की जा रही है। अब यहाँ पाकिस्तान और दीगर मुसलमान और अरब ममालिक के शराइत आते हैं जो दुरुस्त है। मुस्तकिल जंगबंदी, फ़लस्तीनी रियासत की जानब एक पुर-एतमाद रास्ता और मल्टी नेशनल फोर्स जो सिर्फ अमन कायम रखे, लड़ाई का हिस्सा ना बने।
यहाँ पाकिस्तान का रोल क्रूशल हो जाता है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े यूएन पीस कीपिंग कंट्रीब्यूटर्स में से 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय कर चुका है। मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेशन और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टेबलाइजेशन का तजर्बा है और डिप्लोमेटिकली OIC और SCO जैसे फोरम्स में लेवरेज रखता है और एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुस्लिम कंट्री के तौर पर सिंबॉलिक वेट भी है। लेकिन सीधी बात, ये शायद अमन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस का खेल है। पाकिस्तान का इम्तिहान ये है कि क्या वो सिर्फ टेबल पर बैठकर फोटो ऑप करेगा या फिर क्लियर रेड लाइंस डिफाइन करेगा, स्टेटहुड रोड मैप, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स और सीज फायर इन्फोर्समेंट। अगर बोर्ड वाकई डिलीवर करता है, रिकंस्ट्रक्शन फंड्स शफाफ होते हैं, सिक्योरिटी गवर्नेंस बैलेंस होती है और सियासी अमल बहाल होता है, तो पाकिस्तान अपने आप को एक कंस्ट्रक्टिव ग्लोबल स्टेक होल्डर के तौर पर पोजीशन करेगा। लेकिन अगर ये फोरम सिर्फ जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट का नया प्लेटफॉर्म बन गया जहां ताकत हुकूक से ज़्यादा अहम होंगे, तो फिर सवाल पाकिस्तान से भी होगा। गजा का इम्तिहान तो दिहाइयों से चल रहा है और फ़लस्तीनी उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। Anwar Moussa believes the board will introduce long-term hegemony, splitting the Palestinian people and their geographical locations between the West Bank and Gaza. Bilal Radi hopes the border crossing will be opened as a priority, describing Gaza as, quote, in a catastrophic situation. इस बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का इम्तिहान है और सबसे बढ़कर यह अमेरिका के उस दावे का इम्तिहान है कि वो अब भी ग्लोबल पीस आर्किटेक्चर का क्रेडिबल आर्किटेक्ट है। बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास सिर्फ एक मीटिंग नहीं, ये डायरेक्शन सेट करेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब इन द स्पॉटलाइट। आज बात होगी उस खेल की जिसने हमें दुनिया में पहचान दी, लेकिन आज खुद अपनी पहचान ढूंढ रहा है। नो, इट्स नॉट क्रिकेट, इट्स हॉकी। एक तरफ क्रिकेट की चमक धमक है, PSL जैसे बड़े टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, ग्लैमर और करोड़ों डॉलर का मेला सजाया जाता है, जहां नाकाम परफॉर्मेंस के बावजूद खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होती है। हर प्लेयर हॉलीवुड हीरो बना बैठा है और उन्हें लग्जरी फ्लाइट्स मिल रही होती हैं। हमारी क्रिकेट टीम चाहे ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाए, चाहे घर में सीरीज हार जाए, लेकिन उन पर पैसों की बारिश नहीं रुकती। और दूसरी तरफ हमारा नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, जहां खिलाड़ियों के पास होटल के कमरे तक के पैसे नहीं और बेचारे प्लेयर्स सिडनी एयरपोर्ट के ठंडे फर्श पर बैठने पर मजबूर हैं। क्या ये इस स्पोर्ट के साथ इंसाफ है? हॉकी वो खेल है जिसने हमें 4 वर्ल्ड कप और 3 ओलंपिक गोल्ड्स दिए हैं। आज वो एक यतीम बच्चे की तरह कोने में बैठा रो रहा है। अब बात उस निज़ाम की जिसने हमें यहाँ ला खड़ा किया है, हमारी हॉकी फेडरेशन। बिल्कुल हमारे सरकारी इदारों की अक्कासी करती है। वही पुराना ढंग, वही कुर्सी की जंग और वही पुरानी करप्शन की दास्तानें। पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं मालूम। प्लेयर को डेली अलाउंस नहीं मिलता, लेकिन फेडरेशन के ऑफिशियल्स के होटल्स और ट्रैवल में कोई कमी नहीं आती। ये इदारा नहीं, एक रिवॉल्विंग डोर है जहाँ लोग बदलते हैं लेकिन नीयत नहीं बदलती। हॉकी ग्राउंड में नहीं, फाइल्स में खेली जा रही है। इसी हॉकी फेडरेशन ने आज पूरे मुल्क का सर शर्म से झुका दिया जब हॉकी के करंट कैप्टन अमाद बट ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया का टूर हमारी टीम के लिए खेल नहीं बल्कि एक अजाब बन गया। हमारे खिलाड़ियों को सिडनी एयरपोर्ट पर 14 घंटे फर्श पर बिठाकर रखा गया और होटल पेमेंट ना होने पर भारी लगेज उठाकर सड़कों पर दर बदर घूमते रहना पड़ा। यहाँ तक कि लोकल पाकिस्तानीज ने उन्हें पनाह दी। अमाद बट ने साफ कह दिया कि हम कब तक खाली पेट और बगैर डेली अलाउंसेस के खेलते रहें। उन्होंने मैनेजमेंट को 2 टोक जवाब दे दिया है कि जब तक ये पुराने लोग और ये गला सड़ा सिस्टम नहीं बदलेगा, हम नहीं खेलेंगे। अपनी टीम की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ पूरा। जैसा जिन हालात में मेरी टीम ने परफॉर्म किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आज भी स्टैंड करूंगा और कल भी स्टैंड करूंगा। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-2 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ़ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ़ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज़्यादा। लड़कों को इन्होंने दिमागी जो है वो मरीज़ बना दिया। हम कैसे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें आप लोग। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ का नोटिस लिया जाए जो कि बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है। PSB ने जब बात की गई PSB से, तो PSB ने कहा जी हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो फंड्स हैं वो जाने से पहले दिए हैं। जब मैंने अपनी टीम मैनेजमेंट से बात की तो टीम मैनेजमेंट ने ये कहा कि जी स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें प्रॉपर फंड नहीं दिए, जो कि हमें फाइनेंशियल इशू वहाँ पे आए हैं।
سو مجھے نہیں اب لگتا کہ سپورٹس بورڈ غلط ہے یا پاکستان ہاکی فیڈریشن غلط ہے, پر ایک چیز ضرور یہ ہے کہ پاکستان ہماری ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھوٹ بولے ہیں. لیکن ہیڈ کوچ طاہر زمان نے کھلاڑیوں کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے. طاہر زمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ فیڈریشن کو جمع کروا دی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ کھلاڑیوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. 2 دن ہم سڑکوں پر رلتے رہے, میری سمجھ میں وہ بات بالکل نہیں آتی, کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے, یہ بالکل فالس خبریں ہیں, چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں جرمنی کی ٹیم کو لے لیں, وہاں پہ لیڈیز ٹیم گئی ہوئی تھی, سیلف ڈرائیو پہ کوچز لی ہوئی ہیں, ایئر بی این بی میں ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ سارا کچھ خود سے بندوبست کر رہے ہیں. اس تماشے کے بعد ہوئی کارروائی. ملک بھر میں شور مچنے کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف نے صورتحال کا سخت نوٹس لیا. ویسے پاکستان میں جب کسی مسئلے کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہو تو اس کا نوٹس لے کر ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے. پی ایچ ایف نے بھی فوراً ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اس سارے معاملے کی چھان بین کرے گا. نوٹس نہیں, ایکشن چاہیے. ہمارے ہاکی پلیئرز نے جو آواز اٹھائی ہے وہ بغاوت نہیں بلکہ ایک ویک اپ کال ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب پانی سر سے گزر چکا ہے, ہماری ہاکی کو اب نوٹس نہیں بلکہ ایک پورے اسٹرکچرل اوور ہال کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی فیڈریشن چاہیے جو کھلاڑیوں کو ایسٹ سمجھے, بوجھ نہیں. وقت آ گیا ہے کہ پی ایچ ایف میں پروفیشنلز کو لایا جائے, اکاؤنٹیبلٹی کا نظام سخت کیا جائے اور کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹس اور ڈیلی الاؤنسز کو قانونی تحفظ دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کپتان کو پریس کانفرنس میں اپنے دکھڑے نہ رونے پڑیں. پاکستان ہاکی کا مستقبل اب کسی کمیٹی کی رپورٹ میں نہیں بلکہ ان اقدامات میں ہے جو آج لیے جائیں تاکہ پاکستان ہاکی کی باعزت بحالی ہو سکے. اور آخر میں واٹس ٹرینڈنگ. انڈیا کی ایک یونیورسٹی اب نیوز میں ہے اور وجہ ایک چائنیز روبوٹ ڈاگ. کلگوٹیاز یونیورسٹی کی پروفیسر نیہا سنگھ نے اس روبوٹ کو اپنی یونیورسٹی کا انوینشن بتا دیا اور اسٹیٹ ٹی وی پر انٹروڈیوس بھی کر دیا. لیکن سوشل میڈیا نے فوراً پکڑ لیا اور یہ روبوٹ اصل میں چائنا کا یونیٹری گو 2 ہے جو $2,800 میں ملتا ہے اور ریسرچ اور ایجوکیشن میں یوز ہوتا ہے. آئی ٹی منسٹر اشونی وائشنو نے بھی ایک کلپ شیئر کیا تھا, پھر بیکلاش کے بعد ڈیلیٹ کر دیا. بعد میں یونیورسٹی اور پروفیسر نے وضاحت کی کہ روبوٹ ان کا خود کا بنایا ہوا نہیں تھا. کنٹروورسی اس لیے ہوئی کیونکہ چیزوں کو صحیح طرح سے شاید میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی لوں گی کہ شاید میں نے بہت کلیئرلی اس کو ایکسپریس نہیں کیا, بیکاز اٹ واز آل ڈن وتھ اے لاٹ آف انرجی اینڈ وتھ لاٹ آف انتھوزیازم اینڈ ویری کوئک ان اے جفی. سو آئی مے ناٹ ہیو کم اکراس ویری ایلیکوینٹ وچ از اے ریئر کیس. اینڈ آلسو کہ اس کو ٹھیک طرح سے اس کا انٹینٹ سمجھنے کی کوشش نہیں کی. میم ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس روبو ڈاگ پہ اس کی برانڈنگ اوپر ہی ہے, ہم نے وہ برانڈنگ چینج نہیں کی, تو ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نے مینوفیکچر کیا ہے. یہ ایک چیز ہے جو میں نے سب کو بولا کہ یہ ہم اپنے بچوں کو اس سے انٹروڈیوس کرایا ہے ٹو پروڈیوس سم تھنگ بیٹر آف دیئر اون. انڈیا میں آج کل اے آئی سمٹ چل رہا ہے جہاں پرائم منسٹر نریندر مودی, گوگل کے سندر پچائی اور اوپن اے آئی کے سام آلٹمن بھی بات کر رہے ہیں. انویسٹمنٹس کی بات کریں تو $100 بلین سے زیادہ کا پلیج ہو چکا ہے مائکروسافٹ اور اڈانی گروپ سے. لیکن اس روبوٹ اسکینڈل نے پولیٹیکل کرٹکس کو خوش کر دیا. کانگریس نے کہا مودی سرکار اے آئی میں انڈیا کی گلوبل عزت کتے کی موت مار رہا ہے. That's it for today. Thank you for watching the Blue Newsroom. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اور بھولیے مت کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.